Hi everyone. So today we have Madhav with us. Madhav has secured all India rank 147 in Gate CNC, Gate CSE, and Madhav was Go Classes complete course student. I and Madhav used to have chat during his preparation. So he used to ask a few things, mostly non-technical things कि सर ऐसे कैसे मतलब ये ऐसे प्रिपेयर करना है या फिर ऐसे करना है, PYQ पहले करना है, लाइक जो सॉर्ट ऑफ डाउट्स हैं. तो Madhav was in constant touch with me, and I think Deepak sir also. So, Madhav, first of all, congratulations for getting 147 rank. एंड या आई नो प्रेडिक्टर के आने के बाद ऑलरेडी रिवील हो जाता है कि कितनी रैंक आने वाली है. और रिजल्ट को आए हुए भी आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया. कितने तारीख को आया था रिजल्ट? 19 को आया होगा ना? सर 19 मार्च को। 19th, right? Yeah, result was published on the 19th, and today is 24th. So it has been few days, but this achievement is itself a great achievement, and we should not settle in just few days. Like you should celebrate it, it even यस सर। longer. So yeah. So first of all, congratulations for getting top rank in GATE CSE. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay. So, Madhav, let's start with the brief introduction about you. पहले मतलब बेसिकली आई विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जर्नी कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं मेनली. तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी बार कंफ्यूज हुए हो, डेविएट हुए हो, और मतलब कुछ मतलब थॉट प्रोसेस शिफ्ट हुआ है आपका हेयर एंड देयर. तो वो मेनली डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपने फोर्थ ईयर कब किया, आप कौन से कॉलेज से हैं, आप गो क्लासेस से कैसे एसोसिएटेड है, एंड आपका क्या रैंक है, etc. यस सर। सो माय नेम इज माधव द्विवेदी एंड आई am a Go Classes complete course enrolled student. Also, I have completed my bachelor's in electronics engineering from HBTI Kanpur, and I am a 2025 passed out student. So, I also appeared in GATE 2024 in 2024. So, in 2024, sorry, in 2025, and my rank in 2025 was 2678. एंड एट दैट टाइम मैंने गो क्लासेस से ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। आई ओनली फॉलोड द फ्री रिसोर्सेज ऑफ गो क्लासेस दैट वाज प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। देन इन 2025 ओनली वन ऑफ माय बैचमेट अपूर्व who यू uh, गॉट 156 ना? no, he got 209। 209 एंड 96, कुछ तो दो रैंक थी ना, एंड डी और सी हाँ, एस दोनों उसकी में. डीए में भी थी, गेट डीए में भी थी। गेट डी में 96 थी, राइट? 198, आई थिंक 198 191। थी, ओके हाँ, ओके यस। ओके. तो थ्रू हिम आई गॉट टू नो अबाउट गो क्लासेस, एंड उससे पहले भी पता था, बट इतना मेरा ट्रस्ट नहीं था। फिर मैंने जब यूट्यूब देखा और फिर मैंने उससे भी बात करी इस बारे में, तो मुझे मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ, गो क्लासेस मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर जब आईपीएल में आरसीबी फाइनल में जीती थी, तो दीपक सर ने वो बताया था ओ, 18% ऑफ देंगे। आपने तो तब एटीन एडमिशन परसेंट लिया था? हाँ, मैंने तब लिया था। वाह. 18% ऑफ जब मिला था, तो उसके बाद फिर मैंने गो क्लासेस फॉलो किया। And then this year my rank is 147 with a score of 863. वाह. ओके, नाइस नाइस. ठीक है. या, यू लाइक टू शेयर समथिंग एल्स? Yes, sir. So that's it about my journey and ओके ओके. Hmm. सो मतलब एक्चुअली आई थिंक आई मिस्ड इट. तो आपने क्या बताया था, फोर्थ ईयर के साथ प्रिपरेशन की थी या फिर आपने ड्रॉप लिया था? सर मैंने ये ड्रॉप लिया था। 2025 पास आउट हूँ, तो मैं 2026 में अभी अपीयर हुआ हूँ। तो 1 ईयर का मेरा ड्रॉप था। और बस यही, बस 1 ईयर का ड्रॉप था। 2025 में मेरी ओके. रैंक 2678 थी। अच्छा, आपने पहले भी प्रिपेयर किया था 2700? हाँ, 2678, यस सर। ओके, 678. ओके, गॉट इट. यस सर। ठीक है. सो बेसिकली लाइक वन क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि सपोज कोई एस्पिरेंट है, एंड देन दे आर लाइक दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट गेट, एंड दे आर हम्म। थिंकिंग कि दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट. सो लाइक हाउ वुड यू टेल देम कि गेट क्या है, मतलब हाउ हाउ यू विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस टू दैट पर्सन कि गेट गेट क्या है, ये पूरी जर्नी क्या होने वाली है? यस सर। सो
सर, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा जो थॉट प्रोसेस से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मैंने हम्म। 2024 में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सब जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सबकी प्रीवियस ईयर करने हैं सॉल्व, एंड दैट्स इट अबाउट गेट। ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब तब देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट सब हो जाएगा आराम से। बट तब मुझे इतनी डेप्थ पता नहीं थी एग्जाम की, और ऐसे सिंगुलैरिटी में आप क्वेश्चन देखें तो आपको हो सकता है लगे इजी है, बट मैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि गेट इज मोर देन जस्ट एन एग्जाम। उसमें जो वो क्लैरिटी और डेप्थ मांगते हैं, क्योंकि आप उसके बाद एक मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जा रहे हैं सम गुड कॉलेजेस, तो वो चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो आई थिंक कि वो डेप्थ और वो अंडरस्टैंडिंग जो कंप्यूटर साइंस की कोर सब्जेक्ट्स की होती है, वो अगर किसी को बढ़ानी है और उसमें कोई इंटरेस्टेड है, तो देन दे शुड गो फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। ओके, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब आप, आई एम श्योर कि डेप्थ बढ़ाने तो शायद नहीं गए होंगे आपको। करियर बेनिफिट्स भी तो होने चाहिए ना उसके, तो उस हाँ। वही चूज किया होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि गेट के करियर बेनिफिट्स बताने। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब उनको हम कैसे कन्वे करें कि इसमें बहुत मेहनत होने वाली है, ये अच्छा। हाँ। उस टाइप से, मतलब क्या क्या जर्नी होने वाली है कि इस ये जो पूरा प्रोसेस है कैसा होने वाला है। जर्नी जो है वो तो टफ होने वाली है, बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। और पूरे ईयर के एंड के बाद जब आप एग्जाम देते हैं, आपको पता होता है कि वो एक दिन में आपका फेट डिसाइड होने वाला है। और हो सकता है कि रिजल्ट्स आपके जो आपने सोचा है उस तरफ ना जाएं, जो मेरे साथ हुआ था। मेरे जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो फिर एक फॉर मंथ आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो ओके। तब मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया किसी तरीके से, बिकॉज देन एट दैट टाइम आई वाज प्रीटी श्योर कि हाँ अच्छा गया है। पर ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना है, स्ट्रांग रहना है, आपको हार्डवर्क करना है, एंड हर चीज को ट्रैक करते हुए चलना है। हर चीज को थोड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना है। So एंड will इट so basically was that preparation boring for you, या फिर आपको मतलब एट द सेम टाइम मजा भी आ रहा था कि यार चलो पढ़ रहे हैं तो कुछ सेटिस्फेक्शन है, मजा आ रहा है। सर, जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे लगा था कि ये बहुत बोरिंग प्रिपरेशन है, सब सिलेबस देखना है और वीडियोस देखनी है और करना है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मैं किसी और कोचिंग का पार्ट था जब मैं 2024 में स्टार्ट किया था। फिर बाय चांस मैं यूट्यूब यूट्यूब पे मैंने जब कोई क्वेश्चंस को मैं फाइंड कर रहा था, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहा था, तो तब मुझे आपकी वीडियो दिखी थी एल्गोरिथम की। अच्छा। वहां से, हाँ, वहां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपने कुछ आठ सात आठ मेथड्स बता रखे थे, वो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है। तो वो आपने सात आठ मेथड्स बता रखे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एंड मुझे वो वहां से बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जब मैंने गो क्लासेस में इनरोल किया और उस तरीके से जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, तो मुझे इंटरेस्ट आया। फिर ये जो मेरा दिस ईयर जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। स्टार्ट में मतलब बस वो तो हर दिन होता है कि हाँ प्रेशर होता है कि करना है, कंप्लीट करना है, डेडलाइंस मीट करनी है। बट आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू कि अक्टूबर नवंबर तक मुझे गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में देने जा रहा हूँ, मैं बहुत ही इस चीज से डिस्कनेक्टेड रहता था। मैं इतना इन्वॉल्व था उस सब्जेक्ट की प्रोसेस में कि मुझे उसमें मजा आती थी। तो awesome. यस सर। सो बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा था कि लाइक आप इतना खो जाते हो, यही मतलब बेसिकली मैं कन्वे करना चाह रहा था स्टूडेंट्स को भी, कि आप इतना खो जाते हो प्रिपरेशन में कि एक पॉइंट के बाद आपको केवल ये लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपको ये नहीं हाँ। लगता कि मुझे ये लाना है, मतलब ये AIR लानी है। आपको बस लगता है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके बाद ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ऐसे बस। राइट। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। हाँ। ओके, गॉट इट। सो यू मतलब वन ऑफ द क्वेश्चन दैट मैंने एस्पिरेंट आस्क कि सर मेरे 2000 रैंक आ गया या 2500 रैंक आ गया या फिर मतलब XYZ रैंक आ गया, एंड हम्म। अब आई डू नॉट नो वेदर आई शुड बी टेकिंग अ ड्रॉप और आई शुड ज्वाइन M Tech और आई शुड ज्वाइन जॉब, बेसिकली मतलब जो कंफ्यूजन है। सो हम्म। हाउ you figured out that you can take a drop or you want to take a drop, so basically matlab, was it a tough decision, or it was like what kind of thought process was there at that time?
यस सर, इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज उस समय अगर मैं देखूं तो फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं प्लेसमेंट्स के लिए भी नहीं बैठा था बिकॉज मैं पूरे टाइम प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे ये पता था कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो दोनों चीज पैरेलली लेके चले। बहुत लोग होते हैं, मेरे जूनियर्स भी बोलते हैं कि सर कि हम लोग जॉब्स और प्लेसमेंट की ओ गेट की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो मैंने कहा इट्स अप टू यू, इफ यू कैन मैनेज देन यू कैन डू इट, दैट्स प्रीटी वेल। बट वो स्ट्रक्चर मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं तो पहली बार में ही मतलब आई वेंट ऑल इन। उसके बाद तभी जब रिजल्ट नहीं आया था तो मैं बहुत ही डिप्रेस था। उसके बाद फिर हुआ ये कि मैंने पीजीडब्ल्यू का एग्जाम दिया था। तो पीजीडब्ल्यू के एग्जाम में मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट मिल रहा था, एंड बाय सम 2 और 3 ऑड मार्क्स मेरा गेट कंप्यूटर साइंस में जो था वो रह गया था। सॉरी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो कंप्यूटर साइंस थी वो रह गई थी। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन है। मैंने इस बार प्रैक्टिस कम करी थी और मेरे को टाइम भी कम मिला था जो, और गाइडेंस की भी बहुत कमी थी। मैंने 4-5 महीने आप लोगों का कोर्स फॉलो किया था, उसके पहले तो मैं बस ऐसे ही मतलब भगा रहा था कोर्स। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 4 महीने में मैंने उस समय 6 सब्जेक्ट्स कर लिए थे जब मैंने स्टार्ट किया था 24 में। गो क्लासेस से किए थे? नहीं नहीं नहीं, और तब कहीं से मैंने, किए थे? हाँ और किसी किया था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं क्योंकि रश कर रहा था हर चीज में कि ये तो जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, डेप्थ की जो है वो कमी है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेरे कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने आप को एक चांस दूं तो फिर मैं अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने फिर उस पर ज्यादा मतलब थॉट नहीं पुट किया। मतलब मुझे बस इतना लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मैं कुछ एवरेज के लिए सेटल नहीं होना चाहता कि मतलब कोई जॉब ले कुछ लूं या अच्छा ट्राई फिर, करना है पहले, है ना? बाद में अगर हाँ मजबूरी कुछ में अच्छा, होना पड़े तो एक अलग बात है ना? हाँ बट एटलीस्ट ट्राई तो करना है। वही, वो एक हमेशा से डर था कि मैं कोई एवरेज चीज के लिए ना सेटल हो जाऊं, कोई अच्छा अचीव करूं। तो मेरे पेरेंट्स ही बहुत सपोर्टिव थी। मैंने जब पेरेंट्स को बताया अपने, तो उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन हो इट्स योर कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैंने फिर ड्रॉप लेने का सोचा। सो माधव, जस्ट वन क्वेश्चन, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वॉज इट टफ डिसीजन, आपने बोला कि यस इट वॉज टफ डिसीजन, बट एट द एंड आप बोल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो नहीं सर, टफ हाँ। डिसीजन तो था स्टार्टिंग में कि मतलब ये सब थॉट्स आते हैं ना कि अब ये कॉलेज तो रहा हम्म। नहीं, प्लेसमेंट वाली चीज अब पूरी ऑफ द बुक हो गई है। नाउ यू आर ऑन योर ओन, अब आपको बस प्रिपेयर करना है। हम्म। दोस्तों के फिगर साथ, आउट करना है दोस्तों का अभी। क्या होता है कि प्लेसमेंट्स हो गई है तो फिर वो चीज भी एक बैक ऑफ द माइंड चलती है। बट जो डिसीजन लिया मैंने वो मतलब वो इंस्टेंटेनियस था कि भाई अब मैं इसको करूंगा। उतना मैंने उस पर फिर सोचा नहीं। ये मेरा पॉइंट है। ओके, गॉट इट। एंड हाँ व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, तो आपके दिमाग में कभी आता था कि इस बार बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर, स्टार्टिंग में आया था पर फिर उसके बाद जब मैंने उसको रिग्रेसली जो अपना डेडलाइंस को मीट करने के लिए जो लेक्चर्स फॉलो करे, फिर मैं इतना बिजी हो गया उसमें क्विजेज में और सब में कि फिर ये थॉट आना बंद हो गया। बीच बीच में कभी कभार आते थे तो हम्म। मैं अपनी मदर से भी डिस्कस करता था कि अगर नहीं होगा तो क्या है। कभी कभी पापा को भी बोलता था तो माय डैड वुड से कि कुछ नहीं होगा तो दुकान खोल लेंगे या ऐसे कुछ। तो इतनी फनी, कोई हाँ, ओके। टेंशन, हाँ, अलोंग दिस 1 ईयर मतलब ऐसी कोई टेंशन फिर मुझे हुई नहीं। हम्म। सो एक्चुअली ये आपने काफ़ी सही बोला कि जब आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो पढ़ाई में तो आपको फिर कोई ऐसे थॉट्स नहीं आते। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। चलो, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि कि अगर आपको बीच में, जैसे मैं, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था और मेरे को एक स्पॉन्टेनियस आंसर ये आया था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे से एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा था व्हेन आई गॉट द रैंक एट दैट ईयर, मतलब उसके 1-2 महीने बाद, हम्म। कि भैया आपको जब टेंशन होती थी तो आप क्या करते थे? ठीक है। हम्म। तो मेरा रिप्लाई नेचुरली यही आया था कि टेंशन के लिए टाइम नहीं मिलता था, टाइम, है हाँ। ना? टाइम ही नहीं होता था। ऐसा होता था कि यार पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, रात को सोते टाइम टेंशन कर लेंगे, अभी तो पहले फटाफट ये वाला ये कवर करना है। यस। So we should involve ourselves so much into studies that कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमें ये टॉपिक करना है, और फालतू का ओवरथिंक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ओवरथिंक हो रहा है तो उसको आप डिले कर दो कि यार ओवरथिंक बाद में करेंगे, पहले ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। यस सर, एब्सोल्युटली। राइट। सो हाँ। आपने गो क्लासेस ज्वाइन किया था उस मतलब आई थिंक सितंबर था 20, क्या उस टाइम में?
नहीं नहीं, अभी 2025 में मैंने जून में ज्वाइन किया था। जून था, हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ आपने जून में, जून 2025 में ज्वाइन किया था, ओके। हाँ हाँ। एंड आफ्टर दैट हाउ वाज योर जर्नी विद गो क्लासेस, लाइक आई मीन, आप लेक्चर देखते होंगे कभी कभी, कोई कोई लेक्चर देखते टाइम लगता होगा कि यार ये आज तो मजा आया है ना, और हाँ होता होगा कि फिर कोई ऐसा ही मोमेंट किसी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी आया कि यार आज तो और मजा आया। तो ऐसा होता था क्या, मतलब, या फिर कैसा जर्नी रहा आपका गो क्लासेस के साथ? सर, ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आते थे, स्पेशली अगर आपने कुछ चीज कहीं से पहले से देख रखी हो तो फिर आपको और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्वालिटी हम्म। लेक्चर्स की। तो जैसे मैंने डिस्क्रीट मैथ से स्टार्ट किया था, तो मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले से ही वीक थी, तो फिर मैंने जब उससे स्टार्ट किया तो इतना अच्छा कोर्स, मतलब इतने ज़्यादा एक्सटेंसिवली उसको कवर किया गया, एग्जॉस्टिवली, कि मुझे उसमें बहुत मज़ा आया डिस्क्रीट मैथ्स में। जिस तरीके से ग्राफ्स पढ़ा हमने और सेट्स, रिलेशंस, उसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा जो इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा तो मतलब मुझे लगता था कि जब मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए तो मुझे लगा कि मुझे आ गया है। फिर मैंने क्विज देना स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे अभी नहीं आया है। फिर मैंने टेस्ट दिए तो मुझे लगा अभी और नहीं आया है। तो फिर मैं वो सब लिंक्स को जो है एक जगह कॉपी कर करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे पर्सनली। एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो फेवरेट था, उसमें तो जो पेजिंग के कॉन्सेप्ट से और मल्टी लेवल पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो आपने सीक्वेंशली पढ़ाया था हर चीज़ की, सबसे पहले बेस रजिस्टर, फिर बेस एंड बाउंड, फिर सेगमेंटेशन, पेजिंग, तो वो पूरा जो लॉजिक था कैसे वो बिल्ड हुआ, तो मुझे ये थ्रू आउट द कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही था। स्पेशली मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे कुछ चीज़ें थी जो कि आप पूरे इंटरनेट पे वेल क्यूरेटेड कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कंपाइलर डिज़ाइन में जो दीपक सर ने लास्ट ईयर पूरा पढ़ाया है, वो टॉपिक्स जो नए वाले हैं जिसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन है, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में इतनी चीजें हैं जो कि गेट ने पूछी हम्म। हुई हैं छोटी छोटी कर करके, और वो आ जाती हैं, इजी होती हैं, पर वो किसी को पता नहीं होती हैं और ढूंढना उसको मुश्किल होता है। तो वो सब पढ़ना। फिर सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम वाला टॉपिक है, वो भी किसी ने, मतलब मैंने पूरा यूट्यूब देखा, देखा देखा, तो वो कहीं आधा आधा अधूरा मुझे मिलता था वो भी। तो वो भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो मुझे ये सब जो टॉपिक थे कि उनको मैं हमेशा रेड मार्क में रखता था कि ये तो बचे हुए हैं, तो जब वो कंप्लीट होने शुरू हुए तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था। तो इसलिए मेरी जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है गो क्लासेस में। वाह, ग्रेट। एक्चुअली फाइल सिस्टम का कोई जनरली इतना मेंशन नहीं करता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट हाँ इट इज़ गुड टू सी दैट यू रिकॉग्नाइज्ड इट वाज वेरी वेरी, मतलब लो वेटेज टॉपिक, बट हाँ मतलब आपने वो रिकॉग्नाइज किया कि वहाँ पे भी एफर्ट्स डाले गए, सो इट्स हाँ रियली सर। गुड टू सी। ओके। सो आप अपने नोट्स बनाते थे या फिर आप एनोटेटेड नोट्स के पे ही डिपेंडेंट रहते थे? सर मैं अपने ही नोट्स बनाता था, तो लेक्चर के साथ नोट्स प्रिपेयर करता था। एंड फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाज टू लॉन्ग, और तो उसके लिए मैंने एनोटेटेड नोट्स प्रेफर किया था। ये भी एक मुझे एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड चीज लगती है गो क्लासेस की, कि जब आप पूरा कर लेते हैं लेक्चर्स तो लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, जो पूरे क्वांटम सिटी वाले जो पूरे होते हैं, हम्म। वो बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स होते हैं। उसमें पूरा पूरा सब्जेक्ट जो होता है वो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ हर चीज उसमें समराइज्ड होती है। तो जब मैं आखिरी में टाइम में रिवीजन के लिए आया तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं थे। तो मैंने डिजिटल लॉजिक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपेरेटिव डिजाइन, इन सब के लिए वो जो ग्राफिक वाली जो पूरी हाँ। नोट्स थे वो मैंने फॉलो किए थे, वो बहुत ही अच्छे थे वो। तो उनको मैं बार बार पढ़ता रहता था। तो नाइस वो भी, नाइस। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। And what was your graph in terms of marks that you used to get? So were you getting good marks always, or like how was this journey regarding the marks? सर जो क्विज थे, क्विज में तो मैं मार्क्स इतना देखता नहीं था, बिकॉज क्विज जो थे वो थोड़े हार्डर साइड पे होते थे। तो मैं उससे ज्यादातर कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए लगता था, तो उसमें कभी ठीक ठाक आते थे, ज्यादा उसमें खास नहीं आते थे। फिर जब मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया तो जो 25 में से मेरे कभी 17 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 16 इसी रेंज में रहते थे। Out of 25? और आउट ऑफ 25, हाँ। एक क्विज मुझे याद है जो शायद रिलेशनल अलजेब्रा का था, नहीं ग्रुप थ्योरी का था वो, शायद उसमें मेरे 15 में से 0 मार्क्स आए थे। तो वो तो मतलब मुझे उससे इतना सीखने को मिला था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज था। तो
इसमें तो ऐसे ही फ्लक्चुएट होते थे क्विज और टॉपिक वाइज टेस्ट में। फिर जब जो फाइनल आपके मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसका तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था। मैंने आपको कॉल ओके। करके यही कहा था कि सर कभी तो इतने ज्यादा अच्छे आ जा रहे हैं। और जब मेरे स्टार्टिंग मैंने किया तो कब फर्स्ट एएमटी मेरे शायद फर्स्ट एएमटी मेरे 55 आए थे। सेकेंड एएमटी में 68 है, मैंने नोट करके रखा है। फिर थर्ड में ओके। 53 है। फोर्थ में 64 है। फिफ्थ में फिर 71 रीच कर गया था। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया। और लास्ट के 10 डेज मुझे याद है कि जब ये फर्स्ट सेकेंड लास्ट एएमटी जब हुआ था, फिफ्थ वाला, तो मैं थोड़ा रिलैक्स ज्यादा हो गया। तो क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो और मैं एग्जॉस्ट भी बहुत हो चुका था प्रिपरेशन से। तो जो मेरा लास्ट एएमटी था 1 फरवरी को, उसमें मेरे 59 मार्क्स आए थे। तो ओके। 1 वीक बिफोर द गेट एग्जाम यू आर गेटिंग 59 मार्क्स। तो मैं उस समय बहुत टेंस्ड हो गया था, तो मैंने आपको कॉल भी किया था। एंड आपने भी कहा कि तो मतलब ठीक था, इजी पेपर था, तो कहाँ पे कमी रह गई। तो मैंने बताया था कि हाँ सर, थोड़ा सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गई ये सब। लेकिन उस चीज ने मुझे अलर्ट कर दिया। जो मैं लास्ट 10 डेज जो थोड़ा लूज हो गया था, हम्म। उससे मैं काफी अलर्ट हो गया था। लेकिन मेरे थ्रू आउट द मॉक टेस्ट बहुत वेरी करे थे। ये तो फिर भी एएमटीज के थे जो, और जो अपार्ट फ्रॉम दीज जो मॉक टेस्ट है 15-16, उसमें भी कभी 56 आ रहे हैं तो कभी 70s आ रहे हैं। फिर कभी 60 हो गए, फिर 70 हो गए। तो वो भी मैं आपसे पूछ रहा था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने लास्ट टाइम आपकी टेस्ट सीरीज दी थी तो मुझे याद है आंसर्स। मुझे इतना डाउट था अपने पे कि कहीं जो हम्म। मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो भी तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी को इतना याद नहीं रहता है। तो मैंने भी सोचा हाँ, फिर मैंने ज्यादा फोकस, आपने बार बार कहते थे आपकी मार्क्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, उससे लर्निंग निकालनी है। तो फिर मैं उस धीमे धीमे उस पर फोकस किया, तो फिर मेरी थोड़ी नेगेटिविटी उससे दूर हुई थी। गॉट इट। सो बेसिकली मार्क्स कम आए थे आपके भी, लेकिन फाइनली आपने ऐसे नहीं सोचा कि यार कम आ रहे हैं तो कुछ उस वजह से आपने आपको हार्म नहीं किया। मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया हो डिप्रेशन या मतलब नेगेटिव एनर्जी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन वेस्ट कर दिए, 4 दिन वेस्ट कर दिए, है ना। नहीं ज़्यादा से नहीं। ज़्यादा एक दिन क्या होगा, 3-4 घंटे के होंगे। यस सर। सर अभी मेरे पास नोट्स में, मैंने जब जून में स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन, तो उससे लेके जनवरी तक मैंने हर डेट कितने आवर्स पढ़े हैं उसका पूरा नोट बना रखा है। तो पूरे इस प्रिपरेशन में मेरे सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। अपार्ट फ्रॉम दोज 3 डेज मैंने एटलीस्ट 3 घंटा 4 घंटा सब में पढ़ा है। और वाह। 7-8 आवर्स की कंसिस्टेंसी मैंने बना के रखी थी। तो वो भी एक था मोटिवेशन। उसमें मैं क्या करता था कि जो, जैसे ही मैं 7 आवर मार्क क्रॉस करता था, तो मैं उसको ग्रीन से लेबल करता था। और जो अगर 7 से कम है तो उसको रेड से लेबल रखता था। ये आपके पास फोटोज अवेलेबल होंगे जो आप बोल रहे हो लेबल करने सर के? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, नोट्स में है मेरे। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर आप प्लीज़ एक बार। थोड़ा उससे विजुअल पता चलता है ना, थोड़ा मतलब मोटिवेशन भी आता है हाँ और सर। क्लैरिटी भी मिलती है कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया था। यस सर, 1 मिनट बस। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। So, like it is very very much clear that you were too much determined कि यार मुझे मतलब इतने hours, मतलब you were very calculative, very having everything on the track कि यार मुझे मतलब यस। करना है कैसे भी करके। यस सर। Great. And what do you used to do when suppose you are not feeling good and you are feeling anxious? तो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे करते थे? मोटिवेशनल वीडियो देखते थे? क्योंकि देख सकते हो मोटिवेशनल वीडियो इज नॉट 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 अ बैड थिंग, बट यस सर। ओनली वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो इज अ बैड थिंग। मतलब आप अपना स्क्रीन शेयर करते रहो, कोई दिक्कत। सो बेसिकली आई वाज सेइंग कि आप अगर परेशान हैं तो उस टाइम पे आप क्या मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे, या फिर हाउ डू यू यूज टू टैकल योर डीमोटिवेशन? सर मोटिवेशनल वीडियोस तो नहीं देखता था, लेकिन मतलब जो मैंने डेडलाइंस लिख रखी थी,
तो उसको कवर करने का हमेशा रहता था कि ये करना है करना है। तो डीमोटिवेटेड हुआ तो मतलब मुझे कम ही याद है कि मैं डीमोटिवेटेड हुआ हूँ, या तो मैं बहुत हो गया तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करता था, मैं अपनी मम्मी से शेयर कर लेता था कि थोड़ा ऐसा ऐसा लग रहा है, ऑफ लग रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था, हो सकता है इसलिए बिकॉज मैं शाम को स्पोर्ट्स भी खेलने जाता था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलता था। तो वहां भी चीजें वेंट आउट होती थी कि वो एनर्जी के फॉर्म में निकलती थी कि मुझे फिर नॉर्मल लगता था, ऐसा कुछ मुझे इशू हुआ नहीं ज्यादा। नाइस नाइस नाइस। नो, इट यस इज रियली गुड टू सी कि ऐसा, मतलब क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है और वो उस वजह से गिव अप कर देते हैं। बट आई थिंक आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे कि आपको कुछ मोटिवेशन वगैरह सब साइड में है ना, मोटिवेशन डिमोटिवेशन बाद में देखेंगे, पहले ये टॉपिक करना है आपका आपका यस आई सर, थिंक ये वो ज़्यादा था। हाँ सर, ये रहता था। राइट। And what you did for the revision, like how did you revise and how you basically managed to do the revision nicely? सर जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं कंप्लीट करता था तो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने के साथ ही मैं फर्स्ट वाले का रिवीजन जो था वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता था। तो जो मेरी इनिशियल रिविजन्स थे वो प्योरली बेस्ड ऑन जो मैंने नोट्स बनाए उस पे थे। और उसके साथ ही साथ जैसे जब मैं सब्जेक्ट वन कर रहा हूँ, तो जब मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, क्विज दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो मैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक्स थी या जो मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया हूँ, उसको मैंने एक डॉक फाइल में पेस्ट करके रखे हुए थे। तो जब भी मैं रिवीजन करता था वो क्वेश्चंस भी मैं विजिट कर लेता था। तो और मैं काफी बार रिवाइज किया है मैंने, और फुल नोट से मैंने शायद 2-3 बार किया होगा हर एक सब्जेक्ट को। लेकिन एट द एंड आते आते फिर मैं शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो गया था, बहुत आराम से उस पे शॉर्ट नोट से मैंने रिवीजन शुरू कर दिया। लेकिन मैं वो जो डॉक्स मैंने क्रिएट किया था, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मैं आपको शो करूंगा कि जो डॉक मैंने किया था उसमें सारे के सारे लिंक्स मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के हर सब्जेक्ट के लिए उसमें पेस्ट कर रखे थे। तो मुझे Okay. क्वेश्चंस का रिवीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता था कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हुआ। और लीनियर अलजेब्रा में तो वो पूरा भर रखा है क्विज और उसके क्वेश्चन से। तो Okay. वो तो Okay. वो- वही मुझे बेनिफिशियल लगता था। सो बेसिकली वो डॉक अपन शेयर करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर हो जाएंगे, तो वो उनको भी बेनिफिट बेनिफिट होता है आई थिंक। मैं भूल गया, शायद अंजलि ने शेयर किया था एक बार एक डॉक, और हाँ हाँ बट आपको अभी तक पता है? ओके, मतलब एक दो हाँ, साल वो तक मैंने तो वो वो थोड़ा इंटरव्यू देखा पॉपुलर था। था। ओके ओके, एक डॉग उन्होंने हाँ। शेयर किया था और एक दो साल तक तो वो काफ़ी पॉपुलर था। फिर अभी आपका तो शायद आई थिंक थर्ड बैच है आफ्टर अंजलि सिक्योर्ड द रैंक, बिकॉज शी सिक्योर्ड इन 2023 एंड यू यस सिक्योर्ड सर। इन 26। यस, yours is third batch. Got a point. Okay. So we talked about the notes, we talked about the revision, and we talked about like motivation or demotivation that you might used to get. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि आपको क्या, मतलब एक कंपैरिजन फील होता था कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एंड यू आर बेसिकली नॉट डूइंग एनी जॉब एंड यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम एंड यू आर स्टडिंग सेपरेटली एंड डेडिकेटेडली फॉर गेट बाय टेकिंग द ड्रॉप। तो क्या यू डिड यू यूज टू गेट दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग कि यार एक इन्फ्eriority है ना, कि आपके अंदर वो इन्फ्eriority आती थी कि यार मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ है? यस सर, ये तो बहुत बार होता था कि एक्चुअली क्या हुआ था जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो मेरा माइंडसेट पहले से था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही प्लेसमेंट लेनी है। तो मेरे वैसे ही फ्रेंड्स बने थे, एक सर्कल बना था। तो हम लोग वही प्रिपेयर करते थे। फिर उसमें से मैं अलग अकेला ही था जिसने मतलब प्रिपरेशन के लिए फिर छोड़ दिया प्लेसमेंट वगैरह। बाकी सब लोग बैठे थे प्लेसमेंट में। तो उस टाइम पे मेरे को जब प्लेसमेंट्स हो रही थी, उस टाइम पे मेरे को बहुत इफेक्ट कर रहा था ये कि ये डिसीजन मैंने लिया है तो कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उस समय तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और लगा भी था, बीच बीच में लगता था कि क्या एक सही डिसीजन है, एम आई गोइंग टू द राइट मतलब डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और कई बार चीजें मतलब फिर सोचा कि नहीं अब इसको बेटर करेंगे, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी फिर मास्टर्स के बाद। क्योंकि हमारे कॉलेज में भी क्या हुआ था, अभी आजकल वैसे भी प्लेसमेंट का सिनेरियो उतना अच्छा चल नहीं रहा है, पर मेरे सब फ्रेंड्स की अच्छी प्लेसमेंट लगी थी। तो वो भी था कि वो लोग भी मतलब मुझे मोटिवेट करते थे कि यार तुम भी अगर बैठे होते तो तुम्हारा भी हो जाता। तो वो हम्म। एक अच्छी हम लोग की हेल्दी फ्रेंडशिप थी। पर हाँ, मेरे मन में ये था कि अगर ये मैंने चूज करा होता तो क्या ये सही नहीं होता।
लेकिन वो गॉट विद इट। टाइम जब मैं प्रिपरेशन में लग गया तो वो चीज़ सबसाइड होती गई। राइट। Okay, so one important question is that often students ask the what is the strategy to crack gate. Okay, so if I ask you the same question, and if you have to reply, like if you have to summarize, or if you have to give the core mantra कि यार ये तो करना ही है, ऐसे करना है ना, तो what would you हम्म। say कि what is the, if I ask you the same question and request you to like tell in little detail कि what is the strategy to crack gate, हम्म। so what would you answer that? सर रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, सर मेरी जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज रहती हैं वो बहुत ही मतलब मेथोडिकल होती है, रैंडम बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ मैं चीज़ें। तो उसलिए सबसे पहले तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी डेडलाइंस क्या हैं फॉर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट, आपको कब तक अपना ये सिलेबस एंड करना है, उसकी एक टेंटेटिव डेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्ट तक आपको कंप्लीट करना है, तब आप जाके मॉक टेस्ट जो है वो आप अपने स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उसके बाद अब जो भी आपकी कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, जैसी भी हो, बस आपको आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए कि जो आपका कोचिंग कंटेंट प्रोवाइड करा रही है एटलीस्ट वो कंप्लीट हो। Hmm. अगर वही कई बार ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको क्वेश्चंस मिल गए कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं गया है, तो फिर Hmm. आप अपने ऊपर तो डाउट करते ही हो, फिर आप लेक्चर्स पे भी डाउट करते हो कि कंटेंट जो मुझे मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत टाइम से सबको गो क्लासेस बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब ये नहीं कहूंगा, जो भी आपकी कोचिंग आपको प्रेफरेबल Hmm. लगे वो Got आप it. एक कोचिंग लीजिए और उसके लेक्चर्स आपको रिगरसली फॉलो करने हैं। उसके साइड बाय साइड आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स के साथ साथ आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिर आप भूलेंगे, तो रिवीजन करना है उसका। रिवीजन के साथ साथ आपको जब आप वो सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्विजेस थे और टॉपिक वाइज टेस्ट थे, तो वो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। इन सब के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअली इश्यूज आए थे या आप भूल गए, तो उसके लिए आपके पास वो चीज क्यूरेटेड होनी चाहिए पहले से ही। ये चीज आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगी और एट द एंड जब आप सब एक साथ चीजें रिवाइज कर रहे होंगे तब भी हेल्प करेगी। तो वो चीज भी आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ये तीन चार चीज आप अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे तो विद टाइम आप सब में स्ट्रेंथन हो जाओगे। इतना करने के बाद आपको बस डेडलाइंस मीट करनी है। एंड में आते आते जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट पे आना है। मॉक टेस्ट में मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स पे ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन वो ध्यान जाएगा, लेकिन उसको अपने आप को जो है डिविएट मत होने देना। उससे आपको अपना कंसंट्रेशन वापस लाना है। मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चंस अच्छे हैं जिसमें टाइम कंज्यूम हुआ है वो चीज़ आपको उसकी भी अलग से या तो आप नोट कर लीजिए या डॉक्यूमेंट कर लीजिए, उसको भी रिवाइज करिए। और सारे मॉक टेस्ट जितने पॉसिबल हो आप देके फिर आप की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं जो मैंने बताया, और लेक्चर्स भी हैं, तो फिर उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं, अपने आप में ही फुली एग्जॉस्टिव है। बहुत लोग बुक्स भी फॉलो करते हैं पर मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करी थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं स्पेशली ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो गेट ओवरफ्लो की जो पीडीएफ है वो आप उससे आप सॉल्व करें। बिकॉज वो जो क्वेश्चंस हैं वो उसकी लिंक्स जो है वो क्लिकेबल हैं, आप वहां पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पे। और एक एक क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रखे हैं। तो ना सिर्फ आपको अपनी अप्रोच पता चलेगी, जो और लोगों की अप्रोच है वो आपको पता चलेगा उसमें। और उससे बहुत हेल्प होती है। वहां पे आपको, जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया था अच्छे अच्छे आंसर्स करने में। मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गया था, मतलब इट वाज लाइक अ गेम फॉर मी। मैं अपने वहां पे गेट और शो में वेबसाइट में वो अपने पॉइंट्स भी देखता था कि कितने पॉइंट्स अर्न करे, किसने आंसर मेरा अप वोट किया। तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपना गेट ओवरफ्लो को ही खोलता था कि क्या क्या क्वेश्चंस क्या है, मैंने क्या आंसर किए हैं, कितना अच्छा आंसर है, कि कितना अच्छे से मैं अपना आंसर और मतलब कंप्लीट बना सकता हूँ। तो उससे और लोगों की हेल्प तो होती ही थी और उसके प्रोसेस में मेरी बहुत हेल्प होती थी। तो आपको पूरे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये जो चीजें मैंने बताई वो खुद ही इतना टाइम टेकिंग और इतनी इंटरेस्टिंग है
कि फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपकी जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी आई थिंक अवॉइड हो जाएंगे उससे। So yes, Madhav, regarding the gate overflow, I also did during my preparation. I also did the exact same thing. मैं भी गेट ओवरफ्लो पे इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा था कि मुझे मतलब पॉइंट्स तो मैं नहीं देखता था, लेकिन मैं नोटिफिकेशन देखता था। अच्छा, ये यस। नोटिफिकेशन आया, ओके, अगर मेरे कमेंट पे अपलोड हो गया, मेरा कमेंट सेलेक्ट हो गया, मेरा यस सर। आंसर सेलेक्ट हो गया, मेरे कमेंट का किसी ने रिप्लाई किया है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो लाइक दिस इज अ कम्युनिटी, और आई थिंक उससे काफ़ी इम्प्रूव होता है, अपने अपने कंसेप्ट इम्प्रूव होते हैं, अपने को गुड फील आता है। So I also used to suggest, and I mean I suggest everyone जो गेट सी एस सी एस्पिरेंट है, गेट डी एस्पिरेंट है, तो आपके लिए तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करके प्रीवियस ईयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, एंड you will be very much benefited by seeing all the discussion on all the questions that they have. Okay. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपने स्ट्रेटेजी भी मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की। एनीथिंग विच यू थिंक लाइक वी माइट नॉट हैव कवर्ड एंड यू वांट टू शेयर, मे बी एनीथिंग, मतलब आपको कुछ भी लग रहा हो कि यार उस दिन ऐसा हुआ था मेरे प्रिपरेशन में, अब मुझे ये शेयर करना है, या कुछ भी जो आपको लगता है। सर जैसे प्रिपरेशन में सर, सर वही मेरे को एक मतलब जो अभी भी एक चीज का वो है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करी थी, तो जो मैंने कोर्स फॉलो किया, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो कि आपसे सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हैं। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मेरे साथ ये जेई के टाइम पे भी हुआ था कि जो मैंने कोचिंग ली थी, तो उधर भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ था। पर उस समय हम लोग थोड़े मतलब छोटे होते हैं, तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या हो रहा है। तो जब वो टाइम अगर मैं सोचता हूँ कि वो उसको मैं अगर अच्छे से यूटिलाइज करता, तो ये चीज़ थोड़ा और पहले हो सकती थी। क्योंकि वो 6 5 6 महीने तो मैं बिल्कुल ही मतलब इतने रश में था, और मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि कैसे मैं कर रहा हूँ प्रिपेयर। थोड़ी गाइडेंस की कमी थी। मुझे लगता है कि अगर आपके पास गाइडेंस परफेक्ट है, तो फिर आप कर सकते हो विद गिवन गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये एक मेरे को इशू लगता है कि हाँ, लोग को मिसगाइड नहीं हो जाना चाहिए। और ये भी है कि विद ये भी चीज शेयर करना चाहूंगा कि अभी जिस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और थोड़ा जॉब मार्केट में इश्यूज भी हैं लोगों को, तो आई थिंक अब गेट की तरफ लोगों को दे शुड सी दिस एज अ वेरी वायबल ऑप्शन। बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो स्ट्रेंथन करने को मिलते ही हैं, फिर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलती हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं, बाकी तो सर कुछ नहीं है। Got it. Okay. No, this is all of the things that you have shared were really valuable. So यस सर। I agree on all of those points. I think apart from that, we have covered almost everything. Just one last question I would like to ask. Basically, I'm just concerned about the new students. So basically, जब नए students होते हैं, वो एक common question पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। तो व्हाट वुड यू आंसर ऑन दैट हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपका मतलब आपके हाँ, पास एक्चुअल रीजन होना चाहिए कि क्यों आप कर रहे हो, क्यों आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मेरे साथ ये था कि जब मैंने थर्ड ईयर तक देखा, प्लेसमेंट तक तो प्रिपरेशन कर रहा था मैं, फिर स्टार्ट मैंने आई मीन देखा। टेक्निकली, मतलब लाइक मान लो कि डिटरमाइन कर लिया कि हाँ करना है, ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन टेक्निकली मतलब फिर भी मतलब इट दिस दिस क्वेश्चन माइट साउंड वेरी ट्रिवियल और वेरी ऑब्वियस कि यार पढ़ो, आप ये तो बोलोगे पढ़ो, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने टेलीग्राम मैसेजेस, लिंक्डइन मैसेजेस आपको चेक करा दूंगा, ये क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो मैंने सोच के रखा था कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कि किसी अच्छा टॉपर से पूछूंगा बेसिकली कि हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। तो इसका क्या आंसर देना है, आपसे कोई पूछे कि हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन, तो आप क्या आंसर दोगे। सर, इसका आंसर बस ये है कि अगर आप अपने रीजंस को लेके बहुत क्लियर हो, तो यू विल स्टार्ट एनीवे। आपको बस एक छोर पकड़ना है, और आपको उसको एक बार आप एक वीडियो देखो, चाहे जैसे मेरे ख्याल से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट कौन सा है,
आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे आपको जर्नी करनी है, कैसे रिवाइज करना है, वो सब आपके पास सब है। नाउ यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। आपको बस वो स्टार्ट करोगे, उसके बाद वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो चीज चलती चली जाएगी। हम लोग का जो इशू ये होता है कि हम लोग फर्स्ट डे पे खड़े होके बहुत आगे का सोचते हैं कि ये कैसे होगा, फिर वो चीज और टफ लगने लगती है। तो अगर मैं ये सोचूं, मैं अपने आप को ये बोलूं कि वन डे एट ए टाइम, एक दिन के बारे में मैं बस आज के बारे में सोचूंगा। कल के बारे में हो सकता है मैं कल इसको छोड़ दूं पूरी तरीके से। ये मैं खुद भी बहुत फॉलो करता था पहले, कि मैं कल भले ही छोड़ दूं पर आज मुझे क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना है। तो फिर मेरे ख्याल से डे बाय डे करते करते जब आप 5-6 दिन, 5-4-5 घंटे की कंसिस्टेंसी बनाएंगे, फिर आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि ये कैसे करना है, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो बस आप एक बार लेक्चर स्टार्ट कर दो, आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, देन यू विल योरसेल्फ गेट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। दैट्स माय टेक ऑन दैट। वेरी नाइसली समराइज्ड। बेसिकली मैं भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ। मैं बस ये बोलता हूँ कि आप ना 15 दिन पढ़ो, ढंग से पढ़ो। फिर आपको हम्म। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब होगा तो आपको खुद को आंसर पता चल जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टॉप, है ना। हाउ टू यस पॉज, सर। सारी चीज़ें आपको खुद से पता चलेंगी। क्योंकि अभी अभी क्या होता है कि जो बिल्कुल बिगिनिंग वाली स्टेज होती है, वहां पे वो लोग, आप जो बात बोलोगे वो सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं है ना, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 10-15 दिन बाद जब वेन दे गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनको समझ में आता है कि यार ये टॉपिक करना होता है, ऐसे क्यूज देना होता है, और वो सीरियसली उन्होंने अगर 15 दिन पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली वो एक सेम फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, वो समझ पाते हैं जो आप बोलना चाह रहे हो। यस सर। राइट, राइट। ओके। आई एम जस्ट थिंकिंग इफ देर इज एनीथिंग एल्स लाइक वी माइट हैव मिस्ड। सो आई थिंक मोस्टली वी सर हैव मेरी कवर्ड। हाँ। मेरी स्क्रीन तो अभी भी फ्रीज ही है, ये अरे लॉगिन के यार कारण। कोई नहीं, अपन एक काम करेंगे। आप ना स्क्रीन, आप मुझे वो दे देना, या तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे दे देना कोई क्लिप, वो मैं साइड में चला हाँ। दूंगा, है ना। या तो आप हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे देना, मुझे फोटोज दे देना, आप आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर देना। ठीक है मैं सर। वो उसी टाइम पे जब हम उसका डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे आई विल जस्ट प्ले दिस ओके सर। ऑन द साइड, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सर टेस्ट सीरीज के बारे में आप अगर डिस्कस करना हाँ चाहें। डेफिनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए, टेस्ट सीरीज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसके उसको लेके आपको क्या मतलब थॉट प्रोसेस है। सर टेस्ट सीरीज का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो एक्चुअली मैंने जब 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब भी मैंने टेस्ट सीरीज गो क्लासेस की ली थी। तो तब भी मैंने 8-10 टेस्ट दिए थे। और ओके। उसके बाद फिर मैंने इस बार भी वही किया। तो जो टेस्ट है उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम लोग जब बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि दो बैट एक साथ लेके नॉकिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप सिंगल बैट से बैटिंग करने जाएंगे तो वो चीज हम्म। आपको लाइट लगती है, आपके बैट स्विंग अच्छी होती है। तो हम्म। ये चीज अब लोग सोचते हैं कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे हो या थोड़ा आसानी से हमें बता दिया जाए। तो मैं उनको ये, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि आप एक लेवल थोड़ा सा टफ चीज अगर आप हैंडल करना सीख जाओगे, तो फिर जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो आपको रिलेटिवली इजियर लगेंगे। तो मेरे को लगता है कि जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे लेवल के थे, जैसे मॉक टेस्ट के होने चाहिए बिल्कुल वैसे ही थे। और उसमें मेन जो उसका मजा वो ये नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और आप कितना लैग कर रहे हो, ये नहीं है। उसमें मेन मजा ये है कि जब आप एग्जाम दे देते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आप कि कहाँ कहाँ कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं। फिर आप जाके अपने नोट्स को रेफर करते हो, फिर आप जाके फिर से उसका एक नोट बनाते हो कि ये चीज रह गई, मैंने इससे इससे ये लर्न करा। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी लगी सीरीज टेस्ट सीरीज ओवरऑल। ओके। एंड डू यू थिंक दैट बेसिकली सम स्टूडेंट्स से दैट टेस्ट सीरीज बहुत टफ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज लाइक सो टफ और समथिंग लाइक दैट, जो एक एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है या फिर किया जा रहा है। सर अब बहुत टफ तो नहीं है, मतलब जैसे मिक्स है टेस्ट के। जैसे आपने मुझसे कहा था कि एक बार बताया था कि जैसे गेट का पेपर है, कभी वो टफ आता है, कभी वो इजी आता है, कभी वो मीडियम लेवल आता है। और आप पहले से गेज नहीं कर सकते कि क्या आपका टेस्ट का लेवल आने वाला है। वैसे ही जब मैं टेस्ट में एंटर करने जा रहा हूँ, मुझे डिफिकल्टी लेवल पहले नहीं पता होता है मॉक टेस्ट में जब मैं जा रहा हूँ देने। तो अब जब मुझे डिफिकल्टी लेवल नहीं पता है, तो फिर मैं एक्ट भी वैसे ही करूंगा जैसे मैं रियल एनवायरनमेंट में करने जा रहा हूँ। अगर सपोज करिए कोई एक पेपर है, कोई टेस्ट है, आपके मॉक टेस्ट ऐसा जो है जिसमें बहुत कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है,
तो मेरे ख्याल से तो आपको ये आर्ट भी आ रही है कि आपको क्वेश्चन स्किप कैसे करना है। आप ऐसी तो आपको गेट में भी करना होगा, अगर आपको कोई बहुत टफ क्वेश्चन है जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, यू हैव टू स्किप दैट। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इस बार ही जो मेरा सेट था इसमें कितने सारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें अगर मैं लग जाता तो मेरा टाइम कितना वेस्ट होता उसमें। तो वो चीज तो है, प्लस आपके पास फिर जब आपने वो आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यू हैव द टाइम टू गो एंड सर्च कि क्या उसके सोल्यूशन क्या है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है उसके दो तीन पार्ट्स हो, पर उसको अंडरस्टैंड करते करते ये पॉसिबिलिटी है कि वैसा डिराइव्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, या आपने उस प्रोसेस में जो सोचा या कोई चीज सीखी तो उसी का कोई इजियर वर्जन आपके पेपर में आ जाए। ये तो पॉसिबिलिटी बहुत ही रियल है। तो हमें इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है। मैंने रेडिट पे भी देखा था एक जगह पे कि कोई पूछ रहा था कि मेरे गो में इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या कैसा है। तो उसमें कुछ लोग लिख रहे थे कि ब्रो 1 to 5 तो बहुत ही टफ है जो मॉक टेस्ट है। उसमें तो इतने आ रहे हैं तो ठीक है। तो वो चीज आपको पहले से गेज करने की जरूरत नहीं है। वो चीज आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन वो तब लगेगी जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी डिपेंड करता है। सेम एग्जाम मैंने जब 2024 में दिया था, मॉक टेस्ट दिए थे, तो मुझे एक्चुअली में बहुत टफ लग रहे थे क्योंकि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी नहीं थी उस समय। फिर जब इस बार मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ दिया तो मुझे लगा कि नहीं, सब मेरे रेंज के पेपर हैं सब। बस ये है कि कुछ थोड़ा, अब आप बिल्कुल ही गेट वाले क्वेश्चन दे दोगे या फिर बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का मेन पॉइंट ये होता है कि नए क्वेश्चंस। हाँ हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था कि चैलेंजिंग होनी चाहिए। आप अपनी प्लीज सेंटेंस आप जो बोल रहे थे एक बार हाँ, मैं ये कंप्लीट। कह रहा हूँ कि सर थोड़े न्यू क्वेश्चंस तो होने चाहिए। अब जैसे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें डेफिनेशन कुछ कर रखा है, पहले डिफाइन कर रखा है, उसके बेस पे डिजिटल लॉजिक पे भी थे, डीबीएमएस में भी थे ऐसे क्वेश्चंस की एक बड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। तो कई लोग हो सकता है कि वो डेफिनेशन देख के वो छोड़ दें, पर कई बार होता है कि वो क्वेश्चन एक्चुअली इजी था। और ऐसे क्वेश्चन भी गेट में कई बार आए हैं। दीपक सर ने कई बार बताया है कि ये आपको आने चाहिए ऐसी चीजें करके, और इसमें इंटरेस्टिंग भी होते हैं ये सब। तो राइट। आई थिंक न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो फिक्स पैटर्न है गेट का, जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन है। इस बार ही हमने 2025 सेट टू में जो 2026 सेट टू में हमने देखा कि जो वो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने होंगे फ्रॉम 2 to 6, वो कितना एक अलग सा क्वेश्चन था। वो उस समय क्लिक हो ना हो, वो एक क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन था कि एल्गोरिदम में क्वेश्चन था जिसमें वो लीड कोड टाइप का थोड़ा क्वेश्चन था वो भी। हाँ 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 हाँ। तो जब आप क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब आपको यहाँ पे इश्यूज नहीं आएंगे। और विद जो ये कंपटीशन इस समय इतना इंक्रीज हो चुका है गेट कंप्यूटर साइंस में, तो तब तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि आप हार्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, न्यू क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से वो एक बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर रहता है कोचिंग में। गॉट इट, थैंक यू माधव। एक्चुअली यस यू आर राइट। बेसिकली हम लोग हमें क्यों कोई शौक थोड़ी है, लाइक हम क्या करेंगे मतलब टफ क्वेश्चंस डाल के। वी वांट यस सर। लाइक आवर गो क्लास स्टूडेंट्स टू गेट रैंक ऑब्वियसली, लाइक वी आल्सो वांटेड। तो हमें तो कोई शौक नहीं है। बेसिकली क्वेश्चंस रिलेवेंट ही होते हैं एज यू सेड। इट्स जस्ट दैट कि आपको अगर थोड़ा कंसेप्ट भी गया तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि यस इट इज नॉट वेरी फ्रॉम वेरी फ्रिक्वेंट और वेरी वेरी मच सिमिलर टू पी वाई क्यू। सिंस इट इज नॉट वेरी मच सिमिलर टू पी वाई क्यू, आपको डिफरेंट लगते ही डिफरेंट है लेकिन टफ नहीं है बेसिकली। यस सर। राइट। So thank you, Madhav, for sharing your experience regarding the test series, and it was really good to see that you have liked the test series. You have enjoyed the test series questions also. You liked the quizzes as you also said previously. So altogether, like everything, I hope that you enjoyed from the Go classes. And the good thing is that you have already, since you have already seen things from the previous, your attempt of, with the previous some other organization. सो नाउ यू आर द वन हु कैन इजीली कंपेयर, लाइक बेसिकली होता ही है कि अगर आपको डायरेक्टली, मान लो कि जो डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो उनको अच्छा लगता है लेकिन उनको पता नहीं है कि कितना अच्छा है।
वो फिर हाँ सर। आप मतलब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि आप देख सकते थे, तो आपका ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ उस चीज़ से गो यस क्लासेस सर, में कि हाँ। आई एग्री। ये राइट। एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर। कई चीज तो ऐसे थे कि कॉन्सेप्ट्स कवर्ड नहीं है, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये यहाँ पे पढ़ाया, मतलब मुझे एक्चुअली में लगता था जब मैंने पहले प्रिपेयर किया कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन आए, तो उस समय मुझे लगता था कि शायद ये आपको एब्स्ट्रैक्ट होके खुद ही मतलब सोचना होता है, ये टॉपिक शायद हम्म। नहीं पढ़ाए जाते होंगे, खुद ही शायद ये आपको उस समय सॉल्व करना होगा। हम्म। फिर जब मैं आया कि अच्छा ये तो डिटेल में पूरा पढ़ाया जाता है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो वो गॉट एक फैक्टर तो था। बेसिकली हमारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या फिर कम डिटेल में पढ़ा है। मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे ही टॉपिक एंड इन द इक्वल डेप्थ, बेसिकली जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे यस सर। दे दी जाती है। ओके। So thank you, Madhav, for having this conversation. I really like this conversation. I am sure that future gate aspirant or current gate aspirant, I mean, or the future gate toppers will be seeing this interview and will get benefited from this interview. Thank you, sir. Thank you so much. I also enjoyed the session very much. Yeah. So anything else, Madhav, you want to share or want to say? सर बस यही था कि पूरे जर्नी के अलोंग आप लोगों का भी बहुत गाइडेंस रही है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने जिस तरीके से गाइड किया है, तो वो बहुत हेल्पफुल था। मैं तो जब आपसे बात होती थी फिर मैं बताता था मम्मी को कि अरे मेरी सचिन सर से बात हुई है, सचिन सर सही। ने ऐसे ऐसा बताया है। और आपने एक बार बोला था कि मतलब आई एंड दीपक सर सी यू इन टॉप 100 रैंक, तो मुझे उस दिन बहुत Right. मोटिवेशन आई थी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत आपको मोटिवेट करती हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू माधव फॉर ट्रस्टिंग इन गो क्लासेस। इट वाज अवर स्मॉल गेस्चर कि हमें पता है कि आप हम हमारे बात करने से, अगर 10 मिनट बात करने से आपको एक सही डायरेक्शन मिल रही है, तो वी विल डेफिनेटली डू इट एंड वी ट्राई टू डू इट विद एज मेनी एस्पिरेंट्स एज पॉसिबल। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रस्टिंग इन गो क्लासेस। थैंक यू So सर। it was a very nice conversation, and I hope you are enjoying this phase after 147 rank. So just यस keep सर। on enjoying it till at least like till you get the admission. क्योंकि M Tech start होने के बाद तो everyone will be having the same similar ranks, and then probably मतलब वो आप इतने busy हो जाओगे। But उससे हाँ पहले सर। ये enthusiasm और ये excitement कम नहीं होना चाहिए। Just keep on बिल्कुल सर। celebrating because you earned it. थैंक यू Okay. सर। सर So जयपुर कब आना है? जयपुर फेलिसिटेशन का हम बता देंगे आपको मोस्टली। अच्छा अभी आई कैन नॉट रिवील इट, है ना, बट अच्छा। शायद मोस्टली लाइक कल हम लोग रिवील करके वी विल जस्ट कंफर्म। अच्छा सर, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर।